नमस्कार साथियों, मैं विकास भदौरिया। जैसा कि आप सभी को पता है, वॉइस ऑफ यूथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवा बुद्धिजीवी मिलकर अपनी बात रखते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में अपनी बात को, अपने संवाद को पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि श्री राम भदावर जी जुड़ रहे हैं। राम भदावर जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ इटावा से कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं। वैभव सिंह, आप नगर कारवा हैं, एक यूथ हैं। आदित्य बरुआ, आप एक कलाकार हैं। इसी के साथ एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती चित्रा परिहार जी जुड़ रही हैं। आदरणीय राम भदावर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे देश को, जो आज का विषय है बेरोजगारी, इस मुद्दे पर हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे युवा साथियों को, सभी लोगों को अवगत कराएं। आप सभी को बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं विकास भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आपने संक्रमण के इस दौर में इस कार्यक्रम को रखा और भारतवर्ष की युवा संतति को जोड़ने का, उनको सुनने का मानस बनाया। ये बात ही अपने आप में बड़ी है। आज के कार्यक्रम का विषय है कि बेरोजगारी। ये विषय आपने जरूर आज उठाया, लेकिन ये विषय उतना ही पुराना है जितनी पुरानी आजादी है। मैं ये आश्चर्य करता हूं इस बात पर कि आजादी से पहले तब तक बेरोजगारी की बात नहीं थी, क्योंकि हम और बहुत सारी समस्याओं से लड़ रहे थे। और उससे पहले भी हम पुरातन काल की भी बात करें, दरअसल हम जिस संस्कृति को जीते हैं लगातार, उसमें बेरोजगारी जैसी कोई नाम की कोई चिड़िया है नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पैदा होते ही आपके काम का निर्धारण है। आपके काम पैदा होते ही तय हो जाते हैं, आपकी आजीविका तय हो जाती है। एक छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, एक विषय पर आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह कि भारतवर्ष में $6 बिलियन से भी ज्यादा की शूज इंडस्ट्री है। चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, उनके तमाम तरीके के ऐसे काम हैं। आप सैलून, मैं कल इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, $600 मिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री केवल भारत की ही है इस पर। और भारतवर्ष का युवा इतनी सारी संपदा होने के बाद भी, इतने सारे अवसर होने के बाद भी नौकरी के पीछे भागने को तैयार है। और इस हद तक भागने को तैयार है कि वह सरकारी संपत्ति जलाने में भी संकोच नहीं कर रहा। वह महीनों तक आंदोलन करके अपने समय को खराब करने से भी संकोच नहीं कर रहा। ऐसा हुआ क्यों? हम इस स्थिति को क्यों प्राप्त हो गए? बड़ी समस्या वह है। आज मुझे वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से, विकास भाई के माध्यम से, इनके पटल के माध्यम से तमाम लोग सुनेंगे। मैं इस पर विशेष चर्चा इसलिए भी करना चाहता था और बहुत दिनों से करना चाहता था। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में मैं इस बात को रेखांकित करता आया हूं कि नौकरी चाहिए क्यों? किस बात के लिए नौकरी? क्यों नौकर बनना है हमें? जबकि हमारी संतति में, हमारी मनीषा में, संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ये कहा जाता रहा, उत्तम खेती मध्यम बान, निशित चाकरी भीख न दान। सर्वोत्तम काम कृषि को बताया गया, मध्यम व्यापार को बताया गया, उसके बाद नौकरी, और वो भी उससे से भी गिर जाओ तो फिर भीख मांगो। भारतवर्ष के युवा के मस्तिष्क में ये घुसेड़ दिया गया शिक्षा के माध्यम से, बदली हुई शिक्षा नीति के माध्यम से। और तमाम पश्चिमी सभ्यता ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया। और बढ़िया विचारक तो वो हैं, अच्छे प्लानर तो वो हैं, जो आज 70 वर्ष के बावजूद भी हम नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। अरे तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारी आंखों के आगे हैक कर ली गई। अगर देश का प्रधान सेवक किसी मंच से ये कह दे कि रोजगार तो पकोड़े तल के भी मिल जाएगा आपको, तो इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। बल्कि ये बड़ी बात है और चिंतन का विषय है। दुनिया भर की तमाम खाद्यान्न की कंपनियां भारतवर्ष में काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं।
और उनके 2-2 कौड़ी की चीज हम 200-200 500-500 रुपए में खरीदते हैं और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं देखो हमने उसके ब्रांड का बर्गर खरीद लिया है और इसको हम खा रहे हैं। एक सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, सोशल मीडिया पे लगाओ और अपने आप को अमीर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वैसे ही है जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कभी लिखा था झूठी शान का पर्दा, बस वो पर्दा हट गया तो अंदर के घर की हकीकत दिखाई दे गई। एक ही रोटी है, साधन सीमित है, उनका भोग करने वाले अधिक हैं। यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये परिभाषा हमें बेरोजगारी की तय करनी पड़ेगी, माफ करना, रोजगार की परिभाषा तय करनी पड़ेगी कि रोजगार वास्तविकता में माना किसको जाए। मैं कोई नौकरी नहीं करता तो मैं बेरोजगार की श्रेणी में हूं, मैं भी एक फॉर्म भर के 1,500 रुपए सरकार से लेने के लिए लाइन में लगूं। स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि हमने स्वयं को ये तय कर लिया कि हम बेरोजगार ही हैं और हम हमेशा बेरोजगार रहेंगे। यदि सरकारी नौकरी ही बेरोजगार है तो माफ करिएगा, ये भारतवर्ष युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। कोई नेता अभिनेता संस्था वंस्था ये वो दुनियादारी आकर के देश को रोजगार नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। बीएससी पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन करने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला छात्र, पीएचडी करने वाला छात्र कांस्टेबल और विधायक उसके क्या नाम है चपरासी की भर्ती के लिए लाइन में लगा हुआ है। यदि स्थितियां यहां तक हैं तो माफ करिए, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। आप किसी काम के नहीं है और ना ही आपकी शिक्षा कुछ काम की है। भारतवर्ष के तमाम युवाओं जो रोजगार को लेकर के रोना रो रहे हैं, उन्हें एक बार आईने के सामने दर्पण के आगे खड़े होकर स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, ऐसा क्या है मैं जो कर सकता हूं, जिसके लिए मुझको करना चाहिए। और माफ करना, ये जो दुनिया भर की पटरियां उखाड़ देना, बसों रेलों ट्रेनों में आग लगा देना, दुनिया भर के आंदोलन करना, इसको उसको कोसना, निर्बल के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है और आप लोग याचना कर रहे हैं। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दिनकर लिखते हैं। आपके पास क्षमताएं तो है नहीं, आपके पास परिपक्वता तो है नहीं, हुनर आपके पास है नहीं, जानकारी आपको किसी बात की है नहीं, शिक्षा आपने अच्छे से ग्रहण नहीं की। अध्यापक कहते रहे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा घंटा गोल करता रहा, बेटा बंक मारता रहा। मैंने हाई स्कूल पास की जिस सन में, उस सन में उत्तर प्रदेश में सपा का शासन था, आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा हूं और गलत होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। खुल के नकल चल रही थी, पूरा विद्यालय नकल कर रहा था और नकल का स्तर यह था, चीटिंग का स्तर यह था कि विद्यालय की खिड़कियां तोड़ दी गई, दीवारों में छेद कर दिए गए ताकि बाहर की पर्चियां और बाहर की किताबें विद्यालय के अंदर घुस सकें। मैंने जो तैयारी की थी वो धरी रह गई, गधे घोड़े सब एक लाइन में खड़े हो गए और टोटल पास हुए। वो भी पास हुए जो विद्यालय साल प्रतिवर्ष में एक बार ही आई थी। वर्ष भर में जिसने एक दिन विद्यालय आया था, जिसने केवल नाम लिखाने आया क्योंकि उनके पिताजी बाबू थे, वो भी उस सत्र में पास हो गए। अब वो भी बेरोजगारों की लाइन में लगे हैं। इस स्तर से तो बेरोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया जा सकता और कोई भी नहीं दे पाएगा। लोग आएंगे, वादे करेंगे, आपका वोट लेंगे और चले जाएंगे रोजगार के नाम पर। आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है, उसका कारण है, कारण बस यही है कि आप रोजगार के लायक ही नहीं है। और ये जो भीड़ बढ़ती है, ये उन छात्रों का सपना भी तोड़ देती है जिनका पैशन यही है। कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई सिपाही बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई बैंक में कर्मचारी होना चाहता है। ये उसका पैशन है, ये उसका जुनून है, यही वो करना चाहता है। भीड़ बढ़ा के आपने उनका हक भी खत्म कर दिया। ऊपर से रही बची जो थोड़ी बहुत कसर है वो आरक्षण पूरी कर देता है। हाँ, यदि आपको प्रश्न ही उठाने हैं, आंदोलन ही करने हैं, तो सरकार को यह बोलिए ना कि आप सुविधाओं में आरक्षण हो, लेकिन जब एक बार गोली चल गई, एक बार खटका दब गया और रेस शुरू हो गई, तो फिर रेस में किस बात का आरक्षण है? युद्ध में आरक्षण नहीं होते, संग्राम बराबरी से होना चाहिए। इस बात के लिए आप प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है और आप उठा भी नहीं पाएंगे।
और फिर आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगी तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे सिर्फ उसलिए जब आपको अपनी कमजोरी छिपानी हो। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बोलेंगे, सरकारों को दोष देंगे। मैं रत्ती भर भी सरकारों का इसमें दोष नहीं मानता हूं, क्योंकि आप काबिल नहीं है। यदि आप शिक्षित हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हैं, आपने अपने जीवन के 25-30 वर्ष इस कठिन कार्य में लगाए हैं, और यदि पूरी ऊर्जा के साथ लगाए हैं, और उसके आप बेरोजगार हैं, तो माफ करिए, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। मुझे पूरी तरीके से आपकी शिक्षा पर संदेह है। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले की बात है, ग्वालियर के किसी विश्वविद्यालय में कुछ लड़के आंदोलन कर रहे थे। तो वहां के जो डीएम साहब हैं, विनय प्रताप सिंह जी, उन्होंने, महेंद्र प्रताप जी, विनय प्रताप जी, जो भी नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा उनको पाठ पढ़ाया। उनमें एक छात्र बोला मचल के कि हमने बीएससी कर रखी है और हम कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं, अभी परीक्षा देके आए। अरे धिक्कार है तुम्हारी बीएससी पर यार। जो देश पूरे विश्व भर को नौकरियां दिया करता, जिस देश में इतनी जितनी खनिज संपदा भारत में उतनी कहीं नहीं, इतने अवसर होने के बाद भी अरे करो ना, कुछ करके दिखाओ। और देश में तमाम युवा ऐसे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, जो रोजगार लेने की श्रेणी में खड़े नहीं हुए, जिन्होंने रोजगार देने की ठाना, और वो दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात और उठती है, जब मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, आप कीड़े मकोड़ों की तरह मरना चाहते हो मर जाइए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूं कि आप रोजगार देने वाली स्थिति में क्यों नहीं आते, आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका अच्छा उपयोग करिए। उसका अच्छा उपयोग करने के बाद में आप कुछ ऐसा करिए जिससे रोजगार बने। कोई संस्थान खड़ा कीजिए, कुछ नया बनाइए, कुछ इनोवेशन कीजिए, कुछ नई खोज कीजिए, कुछ नई करके सर्विस में चले जाइए, खरीद फरोख्त में चले जाइए, इधर से खरीदिए उधर बेचिए, कुछ ऐसा करिए, कुछ भी करिए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं। घास काटते हैं तो कम से कम अच्छा घास तो काटने, लेकिन नहीं, वो करने में शर्म आ जाएगी। लेकिन हमारे एथिक्स ऐसे हैं, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता, ये हम सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं है। 28 वर्ष का हो गया हूं मैंने आज तक किसी सरकारी सर्विस में फॉर्म नहीं डाला, और मेरी कभी मनसा भी नहीं रही डालने की। मैं क्यों नौकरी करूं जब मैं और अच्छा काम कर सकता हूं किसी क्षेत्र में। मैं देखता हूं सिविल सर्विसेज के जो तमाम इंटरव्यू आते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, आपको दुनिया भर के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, दुनिया भर के साक्षात्कार मिलेंगे। उनमें ये प्रश्न पूछते हैं कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि 100 में से 99, बल्कि शायद अतिशयोक्ति होगी, 95-97 प्रतिभागी ऐसे होते हैं 100 में से, जिनका उत्तर डिप्लोमेटिक होता है, समन्वयवादी होता है। वो रटा रटाया है, वो वास्तविकता नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा, हम बचपन से हमने सिविल सेवा में जाने का प्रयास किया था, हम बचपन से ही ऐसा करना चाहते थे। माफ करिए, आप सिर्फ अपनी रोटी पक्की करना चाहते हैं जिंदगी भर की। सरकारी नौकरी लग जाए, 80,000 भीतर, बच्चे पढ़े चाहे न पढ़े, चाहे बाद में जनगणना ही करनी पड़े। किसी प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए, आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, क्या ये काम करने के लिए भर्ती हुए? अगर इनका उद्देश्य काम करके राष्ट्र की सेवा करना ही था, तो इस स्तर की सेवा हमें नहीं चाहिए। माफ कर दो यार, नहीं चाहिए हमें ऐसी सेवा। आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, और उसी जगह आप किसी प्राइवेट संस्थान में चले जाइए, घंटों लाइन में आपको यहां लगना पड़ेगा। आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी बनने के बाद में प्रधानमंत्री बन जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री फिर भी विनम्र है, वो हिटलर बन जाता है। आपकी सुनेगा नहीं, आपका काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा। स्वेटर बुना करती है मैडम, माफ करना मैं कड़वा बोल रहा हूं, सत्य है, औषधि है, पर कविता मेरी कड़वी बहुत है। वहां स्वेटर बुने जा रहे हैं, बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। तो यदि आपको ऐसा ही कर्मचारी बनना है तो मत बनिए, इस देश में इतना उपकार तो करिए। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। और आप देखें, इसके लिए केवल छात्र ही दोषी नहीं है, इसके लिए अभिभावक भी दोषी है।
वो विद्यालय में पहले दिन प्रवेश से लेके और डिग्री कर लेने के अंतिम दिन तक सिर्फ अपने बच्चे को यही सिखाता है कि बेटा कुछ भी कर लो, सरकारी नौकरी लगवा लो तुम तो अपनी, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं करना। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर भैया 15-20 लाख रुपए दहेज ले लूंगा, एक मकान बना लेंगे, एक गाड़ी होगी, तुम्हारे बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। बस इसीलिए पैदा हुए थे क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा और बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। ये तमाम देश की युवा संतति यदि मुझे वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से सुने तो इसको अंडरलाइन करे, इसको रेखांकित करे। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। अरे जिस देश का शिखंडी भी महारथी है उस देश में ऐसे भिखारी कहां से पैदा हो गए जो सिर्फ मौज चाहते हैं? हम देशभक्त हैं, लेकिन माफ करना हम मिट्टी के देशभक्त हैं। हम इस देश के विषय में 24 घंटे में एक क्षण नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि मेरे करने से, मेरे बोलने से, मेरे खाने से, मेरे पहनने से, मेरे किसी भी क्रियाकलाप से देश को क्या प्रभाव पड़ेगा। यह हमारे मस्तिष्क में है ही नहीं, किसी भी कोने में नहीं है। हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। जो लोग हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए बात कर लेते, मेरे पास अभी समय है। जो लोग रोजगार है, जिनके पास रोजगार का मतलब जिनका ठेका सरकार ने ले रखा है कि आंधी आए या तूफान तनख्वाह खड़ी है सीना तान, जिन लोगों के पास रोजगार है, अब उनसे ही हम क्या अपेक्षा करें? उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मुझे दिल पे हाथ रख के सेना को छोड़ दें, और दो एक संस्थान ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पुलिस को भी इसमें कंसीडर करूंगा, इनको भी छोड़ दें, क्योंकि ये 24/7 काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और ये भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट हम लोग हैं। हेलमेट हम नहीं लगाएंगे, लाल बत्ती हम क्रॉस करेंगे, बीमा हम नहीं करवाएंगे, वाहन की स्थिति ठीक हम नहीं रखेंगे और दोष देंगे उनको। जब भारत का संविधान ये कह रहा है कि लेने वाला, रिश्वत देने वाले दोनों दोषी हैं, तो बराबर के भागीदार आप भी हैं। और जिनको लगता है कि हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर प्रताड़ित हुई, वो धमकाता है, वो गाली देता है, तो कमजोर हो तो मर जाओ, आपकी यहां कोई आवश्यकता नहीं। कमजोरों की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्यों रोते रहते हो यार? राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। दुनिया भर की तमाम FIR दर्ज होती है, हमें उसने मार दिया, तुम क्या कर रहे थे? छोटी छोटी बातें हैं, 2 कटोरी 1 चम्मच पे लड़ गए, छोटे भाई ने बड़े भाई को मर्डर कर दिया, अब इसके लिए वो दोषी नहीं है। खैर मैं अलग विषय पे चला गया। कुछ एक संस्थानों को छोड़ दें, उसके बाद आप देख लें जिनके पास रोजगार है वो कितने तीर मार रहे हैं। वो सिर्फ सरकार की पीठ पर लदे हुए हैं, गवर्नमेंट की, और प्रमोशन पक्का कर रहे हैं, अलाउंस पक्का कर रहे हैं, और 30 दिन में अपनी तनख्वाह पका रहे हैं। सुबह जब ड्यूटी पर कर्मचारी चढ़ता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करने वाला है पूरे दिन, वो ये देखता है कि 6 कब बज जाएं और मैं घर पहुंचूं और आज की झाड़ी पक्की। सिर्फ इतनी सी बात है। अरे क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा? थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। जो साधन, जो सुविधाएं आपके पास 2 वर्ष पहले होंगी, वो 2 वर्ष बाद भी हो सकती है। कम से कम इस देश के, इस राष्ट्र के काम तो आओगे। क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? सपने बोलो कैसे कैसे देखे होंगे, ऐसा वैसा कैसा कैसा सोचा होगा। हम टका खर्चने में विचार करते इतना, वो लोग स्वयं को खर्च कर गए क्यों सोचो। थोड़ा सा चिंतन करो, दानियों का जीवन जीवन के जैसा ही था या मधुमास रहा। सपनों का आंचल उन्हें कभी भी मिल पाया या फिर पूरा जीवन ही बहुत उदास रहा। सोचो सोचो अंतिम क्षण में फंदे द्वारा तेतुआ टमाटर की ही भांति कसा होगा। तब क्या सोचा होगा उन राजकुमारों ने, सोचो क्या सोचा होगा और हंसा होगा। फांसी के तख्तों पर, फंदों पर चढ़ते हुए भी वो लोग हंस रहे थे,
पढ़े लिखे थे, उस जमाने में अंग्रेजी बोलते थे, अच्छी नौकरी चाह सकते, वो उनकी भी इच्छाएं थी कि घर बस जाए, 2-3 बच्चे हो, एक अच्छी सी बीवी हो, छोटा सा घर हो, एक गाड़ी बाहर खड़ी हो, है क्षेत्र में थोड़ा बहुत अपना दबदबा हो, 4-5 लोग, 20-25 लोग में पहचानते हो, अच्छे सम्मानी मौजूद लोग जिले के, नगर के। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं चुना। उनसे ज्यादा भी लड़ाई लड़ रहे हो क्या आप? उनसे ज्यादा कष्ट में हो क्या? आप जब पैदा हुए तो आपके मुंह में रोटी थी और तन पर कपड़ा था। वो लोग पैदा हुए तो उनके न तो तन पर कपड़ा था, ना उनके मुंह में रोटी थी, ना ही उनको ऐसी कुछ आशाएं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़े, स्वयं को काबिल बनाया। अब तो स्थिति ये है कि दिल्ली में कोई आपका अपना बैठा है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो मान के चलो कि अभी भाजपा है सेंटर में, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो वो लोग पाकिस्तानी थोड़े होंगे, तुम्हारे ही देश के होंगे, हमारे ही देश के होंगे, इसी मिट्टी के होंगे, हमारे ही आपके बाप भाई होंगे। कहीं बनारस विदेश से तो लोग आने वाले हैं नहीं। तो ये तो तुम्हारी अपनी व्यवस्था है, इसमें तुम आवाज उठा सकते हो और उठा रहे हो, लेकिन बिना मतलब की उठा रहे हो वो बात अलग है, और उठा रहे हो। जरा कल्पना करो, जब सत्ता में बैठने वाले रोज लोग भी अपने नहीं थे, तो उस समय वो क्या करते? नौकरी के लिए लड़ते, या नौकरी के लिए नहीं लड़ते तो उनके चरण पकड़ के उनमें शामिल हो जाते, और हुए भी इस देश के लोग। देश नौकरों से नहीं बनता है, देश योद्धाओं से बनता है। मेरी बात को अन्यथा ना लेना, मैं उन लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते प्रशासन में तो ये देश नहीं चल रहा होता। मैं तो सिर्फ उन सबको रेखांकित करना चाहता हूं जो लोग सिर्फ इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि बस कैसे वो लगे, बस सरकारी लग जाए। और इसके लिए मैं वही वापस फिर आ जाता हूं, इसके लिए दोषी भी हमारा पूरा समाज ही है। हमने वरीयता भी देना उन्हीं को शुरू की है। जो नौकरी है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, हमने उसको वरीयता देनी शुरू कर दी। हमारा स्टार वही है, मोहल्ले का, गांव का, नगर का स्टार वही है। थोड़ा बहुत सम्मान जो मिलता है वो उन्हीं को मिलता है, बाकी आप कुछ भी कर रहे हो आप उस स्तर के नहीं समझे जाओगे। तो जब बर्ताव, समाज का दृष्टिकोण ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से आने वाली संतति उसी तरफ जाएगी जहां सम्मान है और समृद्धि है, समझा जाता है, वहीं जाएगी। औसत एक सरकारी कर्मचारी को ले लो, 50-60 हजार रुपये महीने कमाता है। मेरे गांव के चौराहे पे मेरे साथ के ही लड़के हैं जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, कोई मोबाइल का काम करता है, कोई किराने का काम करता है, कोई कुछ और करता है, कोई किसी तरह की सर्विस दे रहा है, वो उनसे ज्यादा कमा लेते हैं महीने पे। और उनके पास उम्मीद है, उनके पास आसमान खुला हुआ है, जितना दम है उतना, जितना उड़ सकते हैं उतना उड़ेंगे, जितनी लंका जराई जाए उतनी जराई लो। लेकिन वो नहीं, व्यवस्था नहीं है, कैसे ही करके बस सरकारी लग जाए। क्यों रोजगार के पीछे? इसकी परिभाषा बदलिए, और कोई बदलने नहीं आएगा। मेरे कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, लड़कपन का होता हरास नहीं, खुद की मनमानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती। बंद करिए मांगना, नौकरी नहीं चाहिए, क्यों चाहिए नौकरी, हम कुछ और करेंगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। जवानी में भी मांगा तो काहे के जवान तुम। जवानी में भी यदि आपको मांगना पड़ गया तो धिक्कार है तुम्हारी दीवानी पर। संतोष आनंद जी कहते हैं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वो कोई लव स्टोरी लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी कहानी लिखो। स्कूल पहुंचेंगे, फिर बंक करेंगे, फिर छुट्टी होते ही गांव की पुलिया बैठ जाएंगे, और फिर चाहते हैं कि हम कलेक्टर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा भी नहीं। आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है, अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस,
सफलता के लिए रुकना मना है। यही मनुहार के दिन हैं तुम्हारे, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। अपने जवान होने का प्रमाण दो। इसी के साथ मैं थोड़ा सा रुकूंगा, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरा तो यही मानना है कि रोजगार किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ पैर सलामत हैं, प्यास लगे गड्ढा खोद के पानी पी लो, और अगर भूख लगे तो धरती की छाती चीरो, अन्न पैदा करो और खाओ। बहुत शानदार आपने उद्बोधन दिया। बेरोजगारी आज आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और हम सभी बेरोजगार तो है, लेकिन बेरोजगार क्यों है इस विषय पर सोचते नहीं है। और आप आज का ये जो आपका उद्बोधन है, इसको सुनने के बाद सभी को सोचना जरूर चाहिए कि हम बेरोजगार क्यों हैं। हम अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, क्यों हैं, कारण क्या है, ये कारण कभी जानना नहीं चाहा हमने, और ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारे साथ कई सारे युवा साथी जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब का बहुत शानदार उद्बोधन के बाद मैं सभी को आमंत्रित करता हूं उनके साथ चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ वैभव भदौरिया जी हैं, जसवंत नगर इटावा के रहने वाले हैं। आप आए ठाकुर साहब। जी जी, कुछ बोल रहे हैं क्या भैया बीच में? नहीं नहीं नहीं, कहिए कहिए आप। अच्छा, सभी को सादर नमस्कार। और वाकई में बेरोजगारी जैसा जो ज्वलंत मुद्दा है, लोग बोलने से हिचकिचाते हैं इस मुद्दे पे आज के समय में। और राम भदावर जी ने जो, मुझे एक लाइन वो याद है आपकी जो अभी आपने बोली कि देश नौकरों से नहीं योद्धाओं से चलता है। वाकई वो लाइन बहुत अच्छी लगी। और जो लोग अब शब्दों को समझते होंगे और इन मार्मिक विषयों को समझते होंगे, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पे वाकई में जो आपका उद्बोधन था, और ये इस तरह से आपने एक दिशा दशा समाज की बताई, लोगों के अंदर जो एक नौकरी को एक एक जीवन का उद्देश्य इंटर के बाद जो होता है, 12th के बाद के, एक सरकारी नौकरी हो, फैमिली हो, शादी अच्छी हो जाए, दहेज अच्छा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, बहू अच्छी आएगी, ये हमारे समाज में एक एक ये विचारधारा सी बन गई है। हमारे परिवारों में इस तरह से कहा जाता है कि अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी बहू आएगी, अच्छा दहेज मिलेगा, सब अच्छा अच्छा होगा, समाज में मोहल्ले में लोग अच्छा अच्छा कहेंगे। तो ये इस तरह की जो विचारधारा जो विकृति संस्कृति के नाम पे विकसित हो गई है, इसको बदलने का समय, और ये हम लोगों के ही कंधे पे ये भार है। अगर हम इस तरह की विचारधारा, इस तरह के भाव, इस तरह के जो बातें हैं समाज में प्रस्फुटित करेंगे, तो वाकई में समाज में एक बदलाव आएगा। और नौकरियों के लिए जो लोगों की एक भीड़ सी लगी है, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, जब कोई चूक हो जाती है एग्जाम के टाइम, और इस तरह से रेलवे पटरी, तो ये भी लोगों को हमने समझना चाहिए, और हमने ही समझाना चाहिए कि वो संसाधन जिनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी हमारे ही हैं। हमारे टैक्स से, हमारे पैसों से ही सरकार हमें सुविधा देती है। और अगर कोई चूक हो जाती है तो उसे दोबारा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पटरियां तोड़ दें, रेलवे फोड़ दें, और ये जो संपत्ति है ये हमारी ही है, इनका नुकसान भी हमारा ही है। सरकार कहाँ से वसूलेगी? हम लोगों के ही पैसों से वसूलेगी। जितना हम इनको नुकसान करेंगे, दोबारा सरकार बनाएगी, वो वहां की वहीं बनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरह के जो विचार हैं आपके बहुत अच्छे लगे मुझे। और बाकी और भी लोग हैं, सबके विचार मैं चाहता हूँ कि सबके विचार सबके सामने आए, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने। आदित्य जी, आदित्य बरुआ जी हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है, और मुझे भी सीखने को मिलता है। और ये हमारे आर्टिस्ट हैं, और आए और अपनी बात को रखें। सभी को प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। जैसे कि भैया ने बताया कि छोटा अनुज हूँ, तो क्षमा करना अगर मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो। तो मैं अपनी आयु की बात कर पाऊंगा यहाँ पर, और जितना मैंने अभी तक महसूस किया है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो मैंने महसूस किया है अपने अनुभव से, जितना भी मैं अभी तक जिया हूँ, हालांकि छोटा सा ही अनुभव है, तो वहां पर जैसा कि भैया ने बताया, पहले ही राम माधव जी भैया ने पहले ही बता दिया था, और भैया भैया ने भी उस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है कि हम लोग अपनी सरकारी संपत्ति को ही नुकसान करते हैं। ये सब बात है, हम सब अवगत हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रभक्ति उसी दिन आती है जिस दिन 26 जनवरी होती है, उसी प्रकार से ये बातें भी हमें उस दिन याद आती हैं जब किसी को पता नहीं होती हैं।
तो वही चीज़ है जानते सब लोग हैं, लेकिन जैसे कि सबको पता है कि सुबह योगा करेंगे, शाम के टाइम अगर हम खाना कम खाएँगे और उसके बाद हम टाइम से सोएँगे, टाइम से उठेंगे, दिन में गर्म पानी पिएँगे, परहेज़ करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कोई करता है क्या? नहीं करता, रात में 2 बजे सो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी पता है कि अगर स्कूल में हम जाएँगे प्रॉपर सिलेबस अपना करेंगे, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम देंगे, बंक नहीं करेंगे, तो जेम्स और 50% तो हर बच्चे के आ जाएँगे। फिर तब भी 15%, 15 नंबर, 14 नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसी बात नहीं किसी को नहीं पता, सबको पता है कि कौन-सा काम करने से क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम उस चीज़ को तब तक सीरियस नहीं लेते हैं, जब तक कि जैसे कि जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है और एग्ज़ाम का 1 दिन पहले जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो वाला सीरियसनेस 1 दिन पहले ही होता है। तो मैंने और भी अपनी चीज़ों से माध्यम किया है, जैसे कि भैया ने बताया अभी कि वो क्यों नहीं उन्होंने 28 साल के होकर उन्होंने अभी तक फॉर्म भरा है। प्रॉब्लम ये है, मैंने भी फ़ील किया है, हालाँकि हम भी मिडल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे फैमिली में भी यही चीज़ रही है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, वो ही फ्यूचर है, वरना तुम्हारी रोज़ी-रोटी नहीं चलेगी। जैसे कि भैया ने बताया मैं भी कलाकार हूँ, मुझे भी आगे इसी क्षेत्र में जाना है। लेकिन चुनौती तब आ जाती है जब हमें अपने ऊपर विश्वास कम होता है। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आपका कविता का क्षेत्र हो सकता है, कलाकार का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एंकरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि आज के समय में आपने भी बताया कि मोदी जी ने इससे पहले एक अपने भाषण में कहा था कि पकौड़ा तलने से भी रोज़गार है, लेकिन लोगों ने उसका भी मुद्दा बना लिया। प्रॉब्लम ये है हम लोगों को हर चीज़ का मुद्दा बनाना है और उसके थ्रू उन्हें ये नहीं मतलब वो मुद्दा बनाने से हमें ग्रहण क्या हो रहा है। वो हमें फेमस कर रहे हैं या फिर उन लोगों के बीच में जलील कर रहे हैं, लेकिन उनको हाइप पर आना उस मुद्दे को बनाकर। तो उसी बीच में जैसे कि अभी अपने बीच में प्रफुल्ल बलौरे, उन्होंने भी चाय बेच कर ही छोटा-सा काम करके आज वो मिलियनेयर बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम लोग अगर पुराने लोगों की बात करें, आज के लोगों की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में मैं इंक्लूड मेरी एज के भी सभी लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। प्रफुल्ल बलौरे, अरे आपको नहीं पता उसने और कुछ भी किया होगा, उसके सपोर्टर रहे होंगे तब वो चाय बेच के मिलियनेयर बना, हर कोई नहीं बनता है। अगर वहीं बात करें सचिन तेंदुलकर की, अरे भाई वो जेन्युइन आर्टिस्ट था, वो लीजेंड था। मैं पूछता हूँ भाई किसी का माथे पे लिखा है कि तुम लीजेंड हो? या किसी का माथे पे लिखा है कि तुम पैदा होकर जो बनोगे तुम ही सचिन तेंदुलकर बनोगे और कोई बन नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंतज़ार करते हैं कोई दूसरा आके हमें मोटिवेट करे तब हम कहें हाँ, ये तुमने जो बात बताई यही है मेरे अंदर। और जब तक उसका मोटिवेशन रहेगा तब तक हमारे अंदर जोश रहता है। जिस दिन उसने कह दिया, भले ही तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उसने कह दिया यार तेरे काम में मज़ा नहीं आया, तुम कहोगे यार कह तो सही रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज़ में सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। हम अगर सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, किसी ने बोला आज तुम्हारी सिंगिंग में अच्छी नहीं थी, एक्टिंग अच्छी थी, तो हम अब वहाँ से डाइवर्ट कर देंगे, सिंगिंग में से छोड़ के एक्टिंग में चले जाएँगे। जब यही चीज़ हमारे साथ होती है वहीं पर एग्ज़ाम में होता है। जब हम लोग हाँ, जब हम लोग तैयारी भी कर रहे होते हैं, जो मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया है सीडीएस की, एयरफ़ोर्स की, नेवी की, साथ में एसएससी, सीजीएल की। जब हमारे दिशा ही 4 बंधे हुए हैं, तो हम कैसे मान लें आपके 100% भी चारों दिशाओं में जा रहे होंगे। एक टाइम पर व्यक्ति एक जगह पे जब देख सकता है 2 आँखों से, 4 दिशाओं में देख नहीं सकता, तो काम कैसे कर सकता है 4 दिशाओं में? और ये आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या चल रही है और जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्षमा करना अगर कुछ भी अन्यथा शब्द निकले तो जब बाहर पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय आस-पास के मोहल्लों के लोगों में ये उम्मीद बन जाती है, घरवालों की उम्मीद बन जाती है, उनको तो यही हो जाता है, पहले ही आश्वस्त हो जाते हैं कि बच्चा अगर डिफेंस की तैयारी करने गया है, आईआईटी की करने गया है, तो अब तो वो बन के आएगा। और उसके बाद बच्चे को भी एक ऐसा गर्व हो जाता है कि वो आके उसकी जॉब लगनी है, तो वहाँ पर भी वो उस समय भूल जाता है कि वो आया किस उद्देश्य से था, वहाँ की वो रंग-रंगलियों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आता है, अब चूँकि पिताजी को तो नहीं पता, वो तो सब रिश्तेदारी में बता चुके हैं कि बच्चा हमारी था आईआईटी की कर रहा था वगैरह, 2 साल से और कर रहा था और हाँ, जितनी दूर जा रहे हो उतना जाना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। अब बच्चा चूँकि घर पर आ चुका है, अब वो क्या शकल दिखाए अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो? और खुद के अंदर भी ज्ञान नहीं है, 2 साल जो कोचिंग की उसमें भी तुम घूमते रहे, तो खुद भी खोखले हो। पापा बोलते हैं आईएएस की तैयारी की थी? हाँ पापा की थी। तो अब कोचिंग खोल लो ना। अब कहाँ से खोल ले जब उसने पढ़ाई नहीं है? और जॉब कर कैसे ले वो? क्योंकि वो आईएएस की कोचिंग करके आया है। और छोटा बिज़नेस डाल नहीं सकता क्योंकि इतने 1 लाख रुपए तुम पहले ही खर्च कर चुके हो। प्रॉब्लम ये डिसीज़न लेने से पहले हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं होते, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम हर सूरत में अपने वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो तक रख पाएँगे कि नहीं रख पाएँगे। इसी वजह से आज के युवा उस स्टेशन पे आ जाते हैं जहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर हताश होते हैं, कहते हैं मेरा जीवन में तो डिप्रेशन आ गया है, डिमोरलाइज़ हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर लोगों से जुड़ते हैं और जैसा कि भैया ने बताया कि योग्यता है नहीं, हम शॉर्टकट चाहते हैं, जैक चाहते हैं और जो कि पिछली सरकार में होता था, इसीलिए लोग फिर वहाँ पर घूम फिर के आ जाते हैं कि पिछली सरकार को लाइए। हमें हमारे साथ के वर्ग के लोग हम कहते हैं, आने दो सरकार, हमारी भर्ती तो पक्की है। हम कहते हैं भाई कैसे पक्की है यार, तुम्हारे तो 50% आए। क्योंकि वो कहते हैं भाई अरे यार हमारे चाचा जी है ना, वो चाचा जी हमारे करा देंगे। तो फिर अब हम कहते हैं भाई ठीक है फिर तो अब यहाँ से उन वर्गों को तो फ़ायदा है। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन हाँ, हर पार्टी में लोग होते हैं, पर हम पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विचार के समर्थक हैं। तो विचार जिस पार्टी के अच्छे होंगे हम उसके समर्थन करेंगे, लेकिन जब विचार से लेके पार्टी से लेके व्यक्ति से सब ही लिप्त हैं उसमें, तो हम किसका समर्थन करें? उस समय तो एक मुझे अपने
भाई साहब हैं हमारे प्रांत प्रचारक जी, उनका वक्तव्य याद आता, उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति क्लास में जा रहा था तो उसके गुरुजी ने उससे बात पूछी थी कि बताइए, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो फिगर बने हुए हैं इसमें से एक हाथी के अंदर, कोई भी पशु के अंदर कितने पैर होते हैं? तो सब लोगों ने बताया 10, 12, 13, 5, 8, 9। उसी में से एक विद्यार्थी ने बताया 3। तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने उसी को हेड बना दिया और कहा तुम ही टॉप रहोगे। तो लोगों ने पूछा भाई सही उत्तर तो उसने भी नहीं दिया, तुमने उसे ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो सत्य के सबसे ज्यादा करीब था। 3 उसने बताए, हालांकि 4 होते हैं लेकिन सत्य के करीब वही था। तो आज के समय में जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी चीज है, वहां पर जो सत्य के करीब है, जो इन सिचुएशन को भांप कर कार्य करने के लिए आगे आ रही है, विचार तो कर रही है कम से कम और अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो वो इस समय भाजपा की सरकार है। हालांकि सब में कोई ना कोई दोष होता है, इंसान से गलती होती है, लेकिन अब सर्वज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने आप को अभी रोकना चाहूंगा। क्षमा करना, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। बाकी आप भैया आप देखिए। बहुत शानदार। क्या बात है। मतलब विषय को कैसे रखा जाना चाहिए, शुरुआत से लेके अंत तक धारा प्रवाह कैसे बोला जाना चाहिए, ये मैं जरूर सीखूंगा आपसे, है ना। हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चित्रा परिहार जी। आप इटावा के एक जागरूक युवा के साथ एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के कार्यों में आप हमें, चाहे महिलाओं का विषय हो, यूथ का विषय हो, आप एक जागरूक इटावा की नागरिक के नाते समय समय पर सभी को दिखती रहती हैं और हमें गर्व है कि आप हमारे शहर से हैं और ऐसे ही हमारे शहर का नाम रोशन करते रहिए। हम आपको आमंत्रित करते हैं आज की परिचर्चा में। ऋचा जी, चित्रा जी, सॉरी। जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जिस समस्या पे चर्चा हो रही है, वो युवाओं की ही है और युवा ही चर्चा कर रहे हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि जो युवा चर्चा कर रहे हैं वो समस्या पे चर्चा कर रहे हैं, उनके पास समाधान भी है। अच्छा, हम जब ऐसे जब इस पे बात करते हैं तो शायद हम एक जड़ पे, मूल पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जब भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, शुरुआत रहती है, तो उसी समय पे उनको ये बताया जाता है कि आपको शिक्षा लेनी है क्योंकि आपको इस तरीके की नौकरी पाने के लिए। तो बच्चों में क्या आता है कि हाँ, उनको पढ़ना है, एक अच्छी नौकरी लगेगी तो ये सब होगा। उनके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज फिट कर दी गई है, उनके मन को नहीं समझा गया। जो आज के रोजगार वाले जो फील्ड बने हैं अब, जैसे कि आपका पैशन जो है, आपको हंसाना अच्छा लगता है तो देखिए एक प्लेटफॉर्म आ गया। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग एक रोजगार का एक साधन हो गया। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, अभी आप ही सब भी लोग चर्चा कर रहे थे इस पर। लेकिन अगर हम शुरू से ही बच्चे के मन में ये डालें कि शिक्षा केवल सिर्फ आपको एक नौकरी दिलाने के लिए नहीं है, आप अपने एक स्तर से या तो आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं या अपने पैशन को ही रोजगार बना सकते हैं। ये सारी जो जड़ समस्या है, तो जहां तक है कि बच्चों में मानसिकता ऐसी आ गई है। फिर आगे हमारे जो छोटे अनुज भाई ने बोला था कि बच्चों को भेज दिया जाता है, इतनी अच्छी अच्छी एजुकेशन दी जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने कहा भैया हम तुमको कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे या फिर हमने तुमको इतना दूर भेजा है, इस कॉलेज में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम कुछ बहुत अच्छा करो। उनके लिए बहुत अच्छा का मतलब होता है इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, और एक विशेष रोजगार उनके लिए बता दिए गए कि आप ये बनेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनको ये नहीं बताया गया कि अगर आप किसान बन रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है, मेरे विचार से, किसान एक ऐसा रोजगार का साधन है या ऐसा रोजगार है जिससे अच्छी दुनिया में कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो बच्चों को जो बताया गया, उनके मन में जो डाला गया वो उन्होंने सीख लिया, आगे वही समस्या उत्पन्न करता है। बच्चों ने जब पढ़ाई आगे कंप्लीट करने के बाद बस वो फिर लग जाते हैं अपनी कोचिंग वगैरह में। इतने सारे सिटीज हैं जहाँ पे कोचिंग हब है, हमारे इटावा में भी लगता है कि हजारों की संख्याओं में बच्चे जाते हैं, कोचिंग करते हैं और उनको लगता है कि बस अब ये पढ़ाई हो जाएगी और मैं किसी जॉब में चला जाऊंगा। लेकिन एक जो उसके पैरामीटर्स जो हर एक जॉब का तय होता है, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को एक, या तो एक आप लक्ष्य बना लें, उस पर आप काम करें, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए आप हर प्रयास कीजिए।
तो ये समस्या भी है, और मुझे लगता है आप सबकी बातें अगर किसी ने सुनी तो वो समाधान भी है उनके पास इस चीज का। तो मैं विकास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक ये नई पहल शुरू करके युवाओं को जोड़कर और इस तरीके की परिचर्चा को बहुत महत्व दिया। धन्यवाद विकास जी। और हमारे राम भदावर भाई साहब, मैं इनको कई बार सुन चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे कवि हैं। मैंने इनको पहली बार श्री राम कथा में सुना था, और मैं उसी समय ये कहती थी आप इतना अच्छा ओजस्वी जो उनका तेज है, बहुत अच्छा है भैया, आप भी आगे रखिए, और आपकी सोच भी सराहनीय है। हमारे वैभव जी, वैभव हमारे छोटे भाई हैं, और हमें लगता है कि जैसे सक्रियता की बात करते हैं, तो वैभव जी समाज में अब एक, मुझे नहीं लगता, ये है तो छोटे, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं किसी दादा या नाना से बात कर रही हूँ। तो इनकी सोच में ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि इनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो बहुत अच्छा सुझाव, उनके पास बहुत अच्छे होते हैं जो एक कोई बड़ा ही दे सकता है। बाकी अमित जी को मैं पहली बार सुन रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, या आप इतने प्रेशर होने के बाद, और जो मैं तेज आपके फेस पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आप आगे पॉलिटिकली जाइए या फिर आप जॉब में जाइए। आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग करिए, क्योंकि आपका जो सोचने का, बात करने का, बोलने का तरीका है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा, बच्चों को, युवाओं को खास तौर से, और खास तौर से 9 to 12 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनसे जाके बात करें, और आप बहुत प्रभावी वक्ता रहेंगे उनके बीच, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद चित्रा परिहार जी, आपका जो आपने हमारे बीच में जो आगे बात रखी उसका। जैसे हम जानते हैं कि हमारे बेरोजगार होने का एक सबसे बड़ा शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं है, एक सामाजिक शिक्षा भी होती है। अगर हम जी समाज का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है और हमारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, तो हम किसी समाज में टिक नहीं पाएंगे। एक कहानी है, बहुत लंबी है, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल के रूप में रख देता हूँ कि एक व्यक्ति था, तो उसको किताबी ज्ञान के मामले में कहा जाए तो इतना होशियार था कि कभी वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आया, हमेशा टॉप पोजीशन पे। तो उसको मतलब एक अच्छी संस्था से पढ़कर अमेरिका गया, आईआईटी जैसी संस्था से पढ़कर अमेरिका गया। अमेरिका जाकर उसने जॉब की। जॉब करने पे और ऐसा ही उसके साथ एक बंदा था जो मतलब एवरेज था, मतलब ना उसके 99% आते थे और ना ही उसके 33% आते थे, मतलब एवरेज, मतलब 50-60 ऐसे करके आते थे। लेकिन वो व्यवहारिक था, उसका जो व्यवहार था मतलब एकदम मिलनसार था, ये सारी चीजें थी। तो जब बात आई तो जॉब उसकी भी लगी, उसकी भी लगी, लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी छोटी रही उसी कंपनी में, एक ही कंपनी में, और उसकी पोजीशन थोड़ी अप लेवल पे रही। और थोड़े दिनों में देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके जो उसका जो एक व्यक्ति का व्यवहार था, जो एक टॉप लेवल पे रहता था किताबी ज्ञान के मामले में, वो खिसकता गया, और जो व्यवहारिक था, तो उसका जो ज्ञान का बेशक वो टॉप नहीं रहा, लेकिन एक उसने अपने कुशल व्यवहार से सभी का दिल जीता अपने काम के माध्यम से, लेकिन और उसने अपनी कंपनी में एक टॉप जगह बनाई। तो अब कहा जाए तो उसने पूछा लोगों से, क्योंकि वो बात करने में कतराता था, उसको समाज का ज्ञान नहीं था। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, किताब के साथ साथ समाज की शिक्षा भी। चित्रा जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, यूथ को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, और आदित्य जी ने भी संक्षेप में अपने विषय रखा और उसमें बहुत सारी बातें बताई जो हमारे आज के यूथ को। आदित्य जी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, और ऐसी सोच अगर हर एक युवा की हो गई तो हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। आज का जो हमारा मुद्दा था बेरोजगारी का, सारे लोगों ने अपना अपना विषय रखा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, खास करके अभी सारे लोग इसमें इटावा के जुड़े हुए लोग हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे लोग आगे बात रखते हैं देश के कोने कोने से, लेकिन आज मैंने इटावा को इसलिए जोड़ के रखा। इटावा एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को कहीं ना कहीं उस
स्थान पे रख रही है कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि सच्चाई जो धरातल पर सच्चाई है वो क्या है। तो हम सभी से आप जैसे इटावा के कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, कुछ लोग इटावा रह रहे हैं, अभी सारे लोग लगभग रह रहे हैं। अगर ठाकुर साहब को छूट दिया जाए तो ठाकुर साहब हमारे बड़े भाई हैं और हम उनको हम उनको ठाकुर साहब कह के बुलाते हैं, तो कोई थोड़ा आप बताइएगा। तो एक एक मिनट के हम सभी से संक्षेप में अपने इटावा का तो आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले जो अपने हमारे साथ में युवा साथी जुड़े हुए हैं उनसे, और फिर अंत में हम श्री राम अदावर जी से, ठाकुर साहब से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, तो आप सभी लोग जी, मेरे से मैं शुरू करूं क्या? जी जी। अब चुनाव के परिदृश्य में देखा जाए तो 2017 से पहले की स्थिति जो यहाँ पे थी उससे तो हम लोग काफी मैंने कह सकते हैं सुकून में है, राहत में है, भय का माहौल नहीं है। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ, सैफई हमारी विधानसभा में आती है, जशवंत नगर क्षेत्र है, विधानसभा है, शिवपाल सिंह विधायक हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये इन लोगों की जो सरकार पहले थी 17 से पहले, वो कभी वापस ना आए, और इसके लिए हम लोग लगे भी हैं। तो बाकी यही है कि कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ प्रदेश में आए। कानून व्यवस्था के मामले में, धर्म संस्कृति पद्धति के मामले में, हर चीज में सरकार बेहतर काम कर रही है और बहुत ही अच्छा कर सकती है। आगे वाले संभावनाएं हैं, आगे वाले अगर इन लोगों की जैसी सरकार थी, एक जाति का गुंडा राज, कट्टा तमंचा दिखा के शाम को लूट लेना, माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं थी। तो मेरी सबसे यही अपील है कि हमने यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी विचारधारा की सरकार बने और फिर से योगी जी की सरकार बने। बस यही मैं संक्षेप में कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मिनट में चित्रा जी अपने इटावा का जो आगे जनता का मोड़, इटावा को क्या करना चाहिए, और हम ऐसा तो किसी को आदेश नहीं कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आप कहीं आपका एक वोट फिर से गलती ना करवा दे, फिर से कैराना जैसे और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे ना करवा दे। अक्सर लोगों के बीच बैठना होता है, तो जहां तक है लोग चाहते हैं कि एक सबसे पहले जो मुख्य समस्या या जहां से हर चीज समस्या और समाधान दोनों है, और शायद इतने शब्द कहने के बाद बिल्कुल भी दूसरी राय नहीं बनेगी किसी और की कि मैं किसके लिए ये बात कह रही हूँ। तो सभी को स्पष्ट होगा कि मैं चाहती भी यही हूँ कि सबसे पहले हमारी सुरक्षा बनी रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे समाज के, जिनका बने रहना बहुत जरूरी है। और लोग इसके लिए बहुत मुझे लगता है कि जितना मैं तो कह रही हूँ, लोग तो उसको बिल्कुल डन करके बैठे हुए हैं कि उनके मन में भी ऐसे ही विचार है। मैक्सिमम लोगों के मन में यही विचार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी अपनी बात को एक मिनट में संक्षेप में थोड़ा इटावा के विषय में बताने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट रह गए। ठीक है आदित्य जी। देखिए, जैसा कि दीदी ने और भैया ने सभी ने सब कुछ तो कह ही दिया है, और मैं जो इटावा में रह रहा हूँ, मुझे भी ये सब चीजें अच्छी तरह से अनुभव कर पा रहा हूँ अभी सभी दोस्तों से और माहौल से। तो बाकी एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहूंगा एग्जाम्पल तौर पर, कि दर्द सबको होता है, मुझे घुटने का है, आपको कोहनी का है। अब लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो कोहनी का दर्द है वो सबसे अधिक है, मेरे घुटने का वो कम है। सबका दर्द सबके बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सब अपनी अपेक्षाओं के अनुसार लोगों को चयन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसा कि भैया ने बताया, कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे रिश्तेदार मिल जाए उसके बारे में सोचते हैं, फिर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ लें, उसके बाद एक अच्छी जिंदगी जिए, अल्टो से मारुति सुजुकी दे के जीवन यापन कर लें। वो ही सोच हो रखी है, और वो सोच खाली इटावा की नहीं, इटावा, उत्तर प्रदेश, देश, तीनों ही जगह यही हाल है। अगर हम अपने घर को लेके चलते हैं तभी अपना शहर होगा, शहर से प्रदेश होगा, प्रदेश से देश होगा। जब हम अपने आप ही को केंद्र बिंदु बना के चलते हैं तो हम यहाँ पर मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। रामायण में एक चौपाई है, भय बिन होत न प्रीत, और भय ही इस चीज का कारण है। जब
यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से कौरव और पांडव थे। कौरव चाहते हैं कि उनके पक्ष का हो, क्योंकि जब कौरवों के पक्ष का होगा तो उनको भय नहीं होगा उनका कार्य करने से। वहीं पांडव जो हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि हम काम करेंगे, सत्यता से करेंगे और जो उसके योग्य हो उसको वो फल मिले, यहाँ से वो राजी नहीं है। तो बस यही नीति चली आ रही है हमारे इटावा में। जो लोग चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, आराम से कार्य हो जाए, वो चाहते हैं कि सरकार आ जाए। हालांकि उन्हें पता है, साक्षात गवाह है इस बात के, बोलते हैं गुंडागर्दी बढ़ेगी, रात को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी पुलिस में। वो शहर की बात नहीं है, शहर में होंगे। शहर का जब कोई एक विधायक बनेगा, उसके जैसे कि भैया ने बताया बनेगा, तो हमारे भाइयों के बीच में से ही उसके भी कोई ना कोई चाचा भतीजे होंगे, उसके भी कोई ना कोई बच्चे होंगे, उनकी वहां पर दबंगी चलेगी। मैं अपनी तरफ से शाखा में प्रवास करता हूँ, जंग का तो यही प्रयास रहा है कि जातिवाद से हटकर हिंदू को एकत्रित करना, तो वहां पर हमारा यही प्रयास रहता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है भैया। विकास जी, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जितने भी जागरूक लोग हैं वो तो मतदान करने जाते ही हैं, और कई लोग जो अपने घरों में बैठ के बातें सिर्फ करते हैं और मतदान के दिन वोट देने नहीं जाते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर 100% मतदान रहा तो मुझे लगता है अच्छाई को हर कोई चुनना चाहता है और मैक्सिमम लोग उसके पक्ष में रहेंगे, तभी एक न्यायपूर्ण जो व्यवस्था है वो स्थापित हो पाएगी। ठाकुर साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस विषय में 1 मिनट का अपना उद्बोधन देकर फिर मैं इस परिचर्चा को आज यहीं पर विराम देता हूं। ठाकुर साहब। मेरी विधानसभा में इटावा में हमारी सीट है सदर, जहां से पिछली बार सरिता भदौरिया जी विधायक थी। पूरा क्षेत्र में पारपट्टी क्षेत्र से आता हूं। व्यक्तिगत विवादों को छोड़ दें तो 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत सुंदर रहा, लेकिन लोगों की उम्मीदें अधिक हैं। लोग चाहते हैं कि रोटी तोड़ो, उसमें सब्जी लगाओ और मुंह में भी घुसेड़ो और उसको चला भी दो, पचा हुआ खाना चाहते हैं। तो यह संभव नहीं है। मेरे गांव से जब कोई निकलता है तो वो सुरक्षित इटावा जाता है, आराम से अपना बाजार करता है, शाम को वापस घर आ जाता है। अब स्थिति यह है, इटावा की दुर्दशा बहुत तगड़ी है और उसके लिए निरंतर हम लोगों को प्रयास करते रहने पड़ेंगे, 10, 20, 30, 50 साल अभी और। हमारे वाले को मिली नहीं, अब वे सब हमारे वाले को टिकट नहीं दी, लोग पुतला जला देंगे। हमारे वाले को टिकट दो, तो गैंग बना लो ना, तुम एक गैंग बनाओ, आओ सामने, हो जाए फाइट खुल के। समस्या ये है, जब जाति समीकरण इतने हावी रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे जिले की तरक्की हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से अभी वे जो भी 3, 4, 5 प्रत्याशी हैं, वो कहीं स्थिति है नहीं। सीधी सीधी बात है, जो अनाज, माफ करना, जो अनाज सड़ जाया करता था, हर जुलाई में, जून में खबरें छपती थी, दैनिक जागरण, अमर उजाला में, इतने 1000 टन गेहूं सड़ गया। वो सड़ा नहीं, वो देश का, प्रदेश का और मेरे जिले का, मेरे गांव का, मेरे घर का लॉकडाउन के समय पोषण बना। वो गरीब अंतिम स्थिति में खड़े हुए, पंक्ति की आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा। हाँ, इतना जरूर है कि अभी फिलहाल जो वर्तमान सरकार है, इसको पूरे देश को मौका देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, केवल जिले की बात नहीं करता हूं, केवल देश में, प्रदेश में भी, जिले में भी और अपनी अपनी सीट पर भी। क्योंकि 5 वर्ष में से 2.5 से 3 वर्ष तो बेचारे ये घर में ही बैठे रहे, इनको करने का मौका ही नहीं मिला। पैनिक इतना था। ये वही मोती झील था इटावा का, जहां पे केवल फोन वाले ही अंदर जाते थे। और इस बार कोरोना काल में जितने भी साधन, जितनी भी सुविधाएं मोती झील के पास थी, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं, उतनी खुल के और बहुत अच्छा काम हुआ। अब जब साधन ही नहीं है और अचानक से पैनिक बढ़ेगा, बहुत ज्यादा संख्या में रोगी आ जाएंगे, तो समस्याएं होंगी ही। लेकिन हमें पता है कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हुआ था, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो उस समय के एसडीएम हो, उस समय के सीओ हो, ये तमाम सारे लोग। चलो, मैं तो समाज के थोड़े उस तबके में से आता हूं जिसको कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी भी है, जिसको केवल खेत में काम करना है और अपना जीवन यापन करने वाला भी व्यक्ति है, वो मेरे गांव में आज की डेट में कोई कच्चा घर नहीं है, किसी के पास भी कोई कच्चा घर नहीं है, सारे घर पक्के हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे ही हुआ। तो ये सच की जुबान पर जब लगे ताले,
और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, नीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं, सामना तब करें कागज कुरेदने वाले। तो ये समय है और दोष उसी के ऊपर आएगा। वो किसी शायर ने कहा कि फल आए हैं जो पेड़ पे तो पत्थर भी आएंगे। गलती वही करेगा जो काम करेगा, जो काम ही नहीं करेगा वो काहे की गलती करेगा। भावर के कुन्ना पे कट्टा दिखाओ, ठेला रोको, लूट लो, बाद में फोन कर दो, काम खत्म। मैं तो प्रत्यक्ष भुगतने वाला हूं इन चीजों को। तो जनता जनार्दन है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं वर्तमान जो लोग हैं और मेरे बड़े प्रिय लोग हैं, बड़ा स्नेह देते हैं मुझे, मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि जितना प्रयास आप लोग चुनाव के समय करते हैं, यदि उसका 50% भी आप अपनी जनता के साथ कम्युनिकेशन रखें, उनसे वार्तालाप रखें, उनसे संवाद रखें, उनसे मिलते जुलते रहें, उनकी समस्याओं को सुनते रहें। ये देश वो देश है जहां में लोग प्यासे मरना पसंद करते हैं लेकिन अपमान का पानी पीना पसंद नहीं करते। तो कम से कम इतना रखें, केवल सुने ही सही, सुनने तक भी रखेंगे तो इस प्रकार की नौबत कभी आएगी ही नहीं। और देश में, अपने जिले में और मेरी वाली सीट पर ये तमाम लोग जो भी हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और निश्चित रूप से सरिता भदौरिया जी दोबारा से विधायक बनेंगी। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज थोड़ा ही है, मैं डरता किसी से भी नहीं। तो ये वो बनेंगी और तरीके से काम होंगे। हाँ, इस बार पिछले पंचवर्षीय की कार्यकाल से अधिक अच्छा कार्य हो, अधिक अच्छा विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 मूलभूत चीजों पर ज्यादा काम हो। इसके ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम सब खुद संपन्न करने में है, सक्षम है, खुद कब कर लेंगे। खाली व्यवस्थाएं बनी रहे, न तो किसी को सताया जाए और न किसी का शोषण किया जाए। और ऐसी मुझे उम्मीद भी है और ऐसा होगा भी, क्योंकि विचारधारा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत वर्षों तक का संघर्ष है और दोबारा ये समय लौटा है। और ये अच्छा ही अच्छा होगा। पूरे देश में पिछले 3, 4, 5 वर्षों में आप देख ले, देश में आशा बढ़ी है। तो वो हम कहीं अपने देश और दुनिया से अलग तो है नहीं। निश्चित रूप से इटावा और मेरी वाली सीट पर भी लोगों में आशाएं बढ़ी हैं, लोग आशान्वित हैं अपने अपने काम पे, धंधे पे। कम से कम हमने साल में 2 लाख रुपया कमाए तो हमें जमानत तो नहीं करानी है 25,000 की। इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। मेरे पिताजी शाम को घर से निकलेंगे तो उनका कोई अपमान तो नहीं करेगा, इतना पर्याप्त है। इटावा में प्रदर्शनी लगेगी तो नए युवाओं को मौका दिया जाएगा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कम से कम रंबा ओ पे डांस तो नहीं होगा। ये सब चीजें देखने वाली हैं। कट्टे तमंचे नहीं बनेंगे, हथियार जितने पुलिस वालों पे नहीं उससे ज्यादा हम लोगों पे, तो ये बंद होंगे। लाइसेंस वाइसेंस ये थोड़ी व्यवस्था संभालो। पुलिस पे हथियार डाल दो, अब हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। वो दौर चला गया जब तलवारें चला करती थी, अब साधना की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ा सा और काम हो सकता है और उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं और ये काम अच्छे होंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने के लिए श्री वैभव भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेरोजगारी का विषय रखा, युवाओं का विषय रखा। हम और आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। हमारे बीच में आदित्य बरुआ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत अच्छी बात बताई, इटावा के लिए जो बात बताई, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक रस्सी में पुरोने का काम करती हैं। अगर हम एक साथ आकर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें कोई काम करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। चित्रा परिहार जी ने इटावा की मूलभूत जो समस्याएं हैं, युवा, महिला, बेरोजगार, सभी के ऊपर अपने विषय को संक्षेप में रखा। सबसे बड़ा उनका शिक्षा का विषय था। आपने बहुत ही अच्छे से जो शिक्षा है, शिक्षा की जो रीति है, उसके ऊपर अपना जो उद्बोधन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम ऐसे ही साथ में जुड़े रहेंगे और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बड़े भाई ठाकुर साहब को देना चाहेंगे, राम भदावर जी को देना चाहेंगे। आप हमारे ही गृह जनपद से आते हैं और आपने जो हमारे गृह जनपद का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है, इसके लिए हम सदैव गौरवान्वित होते हैं। हम सामने से आपसे बेशक कुछ ना कह पाते हो, लेकिन हमारे दिल में जो है वो आप जानते हैं। आपका मैं आज के उद्बोधन के लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में आगे भी आना होता रहेगा। तो आप अपना मन और अपने विषय को तैयार
रखिएगा। एक दिन पहले आपको फोन आ जाएगा और आप सभी आमंत्रित हो जाएंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।